नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ गीतू चौहान। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। दिल्ली में जेडीयू की मैराथन बैठक जारी। आज जेडीयू राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक जारी। सुबह 11:30 बजे होगी कार्यकारिणी की बैठक। दोपहर 3:30 बजे होगी राष्ट्रीय परिषद की बैठक। बैठक में कई मुद्दों पर होगी चर्चा। शाम 5:30 बजे होगी प्रेस कॉन्फ्रेंस। ये बड़ी खबर। आज जेडीयू राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक जारी है। नीतीश कुमार, ललन सिंह बैठक में मौजूद रहेंगे। सुबह 11 बजे राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक। दोपहर 3:30 बजे होगी जेडीयू परिषद की बैठक। ललन सिंह के इस्तीफे की चर्चा जोरों पर। नीतीश के फिर अध्यक्ष बनने की चर्चा भी काफी तेजी से चल रही है। ललन सिंह ने इस्तीफे से इनकार कर दिया है। वहीं बीजेपी नैरेटिव सेट करती है, ये कहना है ललन सिंह का। तो आज जेडीयू राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक, ये बड़ी खबर। दिल्ली में जेडीयू की मैराथन बैठक सुबह 11:30 बजे कार्यकारिणी की बैठक होगी। ये बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। जेडीयू में जिस तरह से उथल-पुथल चल रही है, उसको लेकर क्या कुछ निकलेगा इस बैठक के बाद, क्या तस्वीरें साफ हो पाएंगी, ये देखना होगा, क्योंकि बैठक में कई मुद्दों पर चर्चा होनी है। शाम 5:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। दोपहर 3:30 बजे राष्ट्रीय परिषद की बैठक है। तो दिल्ली में जेडीयू की आज मैराथन बैठक जारी है। पहली बैठक 11:30 बजे। जेडीयू राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक आज हो रही है। तो सुबह 11:30 बजे कार्यकारिणी की बैठक होगी और ये बैठकों का सिलसिला आज पूरे दिन चलेगा। दोपहर 3:30 बजे होगी राष्ट्रीय परिषद की बैठक। इसके बाद 5:30 बजे का समय भी बैठक के लिए निर्धारित किया गया है। बैठक में कई मुद्दों पर चर्चा होनी है। तो शाम 5:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होगी। दिल्ली में जेडीयू की मैराथन बैठक जारी है। दिल्ली में जेडीयू आज मैराथन बैठकें कर रहा है। 11:30 बजे पहली बैठक, उसके बाद 3:30 बजे, 5:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। तो दिल्ली में जेडीयू राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक दोपहर 3:30 बजे होगी। राष्ट्रीय परिषद की बैठक, कई मुद्दों पर आज चर्चा हो सकती है। तो बैठक में कई मुद्दों पर चर्चा होगी। शाम 5:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी। तो आज जेडीयू की बैठक है, राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होनी है। 11:30 बजे का समय निर्धारित किया गया है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर क्या है नीतीश के मन में। नीतीश कुमार, ललन सिंह बैठक में मौजूद रहेंगे। तो जिस तरह से सुबह 11:30 बजे राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हो रही है और कई मुद्दों पर आज चर्चा होनी है। दोपहर 3:30 बजे जेडीयू परिषद की बैठक होगी। ललन सिंह के इस्तीफे की चर्चा हालांकि जोरों पर है। क्या कुछ रहेगा इस खबर को लेकर, ये भी आज साफ होता हुआ दिखाई देगा। नीतीश के फिर से अध्यक्ष बनने की चर्चा जोरों पर है। वहीं ललन सिंह के इस्तीफे को लेकर जो चर्चा चल रही थी, अब फिलहाल उन्होंने इनकार कर दिया है और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी नैरेटिव सेट करती है। तो ये कहना ललन सिंह का कि बीजेपी नैरेटिव सेट करती है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। कोई इस्तीफा नहीं दिया जा रहा है ललन सिंह की तरफ से। खुद उन्होंने इस बात को स्पष्ट कर दिया है। नीतीश कुमार, ललन सिंह इस बैठक में मौजूद रहेंगे, लेकिन फिर भी अंदर खाने से खबर ये आ रही है कि नीतीश के मन में कहीं ना कहीं कुछ चल रहा है। लेकिन जिस तरह से ललन सिंह की को लेकर चर्चा जोरों पर चल रही थी कि वो इस्तीफा देंगे, फिलहाल ऐसा होता हुआ नहीं दिख रहा है, क्योंकि खुद ललन सिंह ने इस बात को लेकर इनकार कर दिया है कि वो इस्तीफा नहीं दे रहे हैं। हालांकि आज जिस तरह से जेडीयू की बैठक चल रही है, मैराथन बैठकें होंगी, बहुत कुछ निकलकर सामने आएगा, कई ऐसे बड़े मुद्दे जिन पर चर्चा हो सकती है। लेकिन फिलहाल ललन सिंह ने इस इस्तीफे की खबर को झुठला दिया है और उन्होंने साफ मना कर दिया है कि वो जेडीयू के पद से अभी इस्तीफा नहीं दे रहे हैं। तो दोपहर 3:30 बजे कार्य परिषद की बैठक होगी। दिल्ली में आज जेडीयू की मैराथन बैठकें चल रही हैं, कई मुद्दों पर चर्चा हो रही है, लेकिन कयास ये भी लग रहे हैं कि नीतीश के मन में कहीं ना कहीं कुछ है और कोई ना कोई बड़ी खबर निकलकर सामने आ सकती है। हालांकि बीजेपी को ये जरूर कहा है ललन सिंह ने कि वो एक नैरेटिव सेट कर देती है, यानी जो वो चाहते हैं वो ही सबके सामने वो ला देते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ललन सिंह फिलहाल इस्तीफा नहीं दे रहे हैं। और ज्यादा अपडेट के लिए बात करेंगे अपने संवाददाता कंचन से। कंचन, तो जिस तरह से आज जेडीयू की दिल्ली में मैराथन बैठकें जारी हैं, क्या कुछ शेड्यूल रहेगा और किन मुद्दों पर चर्चा हो सकती है? जी बिल्कुल, देखिए जेडीयू की बैठक आज सुबह 11:30 बजे से शुरू होगी दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में। उसके बाद पहले राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होगी, फिर दोपहर 3:30 बजे करीब
राष्ट्रीय परिषद की बैठक होगी। आज का सबसे बड़ा मुद्दा जेडीयू के लिए यही रहेगा कि ललन सिंह ने राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया या नहीं दिया। देखिए, ये बहुत अहम हो जाता है जब 2024 के लोकसभा चुनाव सर पर है, 2025 के विधानसभा बिहार के चुनाव सर पर है। उसको लेकर किस तरीके से बिहार में राजनीति में बदलाव होने वाला है, उसकी आज पूरी तरीके से खुलासा होने वाला है। ललन सिंह का ये अफवाहें फैली हुई है कि उन्होंने इस्तीफा दे दिया है और लगभग ये तय भी है। लेकिन यदि उन्होंने इस्तीफा दे दिया है तो इसकी जिम्मेदारी किस पर आएगी? क्या खुद नीतीश कुमार राष्ट्रीय अध्यक्ष पद का कमान संभालेंगे या कोई और उसका चेहरा होगा? ये जेडीयू में बिहार में राजनीति में एक बहुत ही बड़ा बदलाव होने वाला है, जिसकी आधिकारिक तौर पे अभी ललन सिंह के इस्तीफे की अभी कोई जानकारी नहीं है, लेकिन लगभग ये इतना तय है कि वो दे सकते हैं। देखिए, ललन सिंह की निष्ठा पर नीतीश कुमार को थोड़ा सा शक है। उन्हें है कि ललन सिंह का जो रिश्ते हैं, जो करीबियां हैं, वो आरजेडी की तरफ झुकाव ज्यादा है और उनके साथ बढ़ती जा रही है। और उनकी निष्ठा को लेकर पहले भी देखा गया है, जिस प्रकार से योगेंद्र यादव को लेकर नीतीश कुमार को उनकी निष्ठा पर शक हुआ था तो उन्हें बदल दिया गया। उसी उनको ललन सिंह को लेकर आया गया। उसके बाद ललन सिंह की निष्ठा पर ये प्रश्न चिन्ह लग गया है, नीतीश कुमार के मन में ये प्रश्न चिन्ह लग गया है उनको लेकर कि वो आरजेडी की तरफ उनका झुकाव ज्यादा है। देखिए, जेडीयू में फिलहाल 3 गुट हो गए हैं। एक जो नीतीश कुमार की तरफ जाना चाहता है, दूसरा जो भाजपा के साथ जाना चाहता है और तीसरा जो आरजेडी की तरफ जाना चाहता है। तीन धड़ों में विधायक अपने पट गए हैं। बहुत से लोगों का मानना है, विधायकों का, कि हमारा बीजेपी के साथ ही गठबंधन में फ्यूचर है। आधे लोगों का मानना है कि आरजेडी बिहार में मजबूत रहेगी तो हमारा उनके साथ मिला हो जाना ज्यादा बेटर है। लेकिन अभी ये कुछ खुलकर सामने कोई बात नहीं आई है और बिहार की राजनीति किस तरफ रुख लेगी, ये आज की कार्यकारिणी, राष्ट्रीय कार्यकारिणी और राष्ट्रीय परिषद में ये खुलासा होने वाला है। बिल्कुल कंचन, लेकिन क्या ऐसी उम्मीद लग रही है कि ललन सिंह को मनाया जा सकता है, उन्हें वापस जेडीयू में रखा जा सकता है? क्योंकि जिस तरह से अफवाहें लगातार चल रही हैं, वो इस्तीफा दे सकते हैं। खुद ललन सिंह ने मना कर दिया है, वो इस्तीफा नहीं देंगे। तो क्या कुछ अंदर खाने ऐसा चल रहा है कि ललन सिंह को मनाया जाए, उन्हें वापस पार्टी में रखा जाए और ये इस्तीफा ना हो? जी बिल्कुल, देखिए, कल जब नीतीश कुमार दिल्ली आए थे तब उनके साथ करीब 1 घंटे तक ललन सिंह की बातचीत चली थी। जिसके बाद पहले पोस्टरों में ललन सिंह की तस्वीरें देखने को नहीं मिली थी हमें। काफी सारे जंतर मंतर पे जेडीयू के दफ्तर में पोस्टर लगे थे, लेकिन उन किसी में भी ललन सिंह की तस्वीर नहीं थी, उनकी तस्वीर गायब थी। लेकिन अचानक से उनके नीतीश कुमार के घर पे 1 घंटे लगातार चली बैठक के बाद जिस प्रकार से नया पोस्टर आता है, उसमें ललन सिंह की तस्वीर होती है, तो इससे कुछ पॉजिटिव संकेत मिलते हैं। लेकिन ललन सिंह के करीबियों का कहना है कि उन्होंने ये इस्तीफा दे दिया है और वो लोकसभा की तैयारी करेंगे अब। लेकिन अभी इस पे कुछ भी स्पष्ट बिल्कुल नहीं बिल्कुल कंचन, तो देखना होगा कि आज जो बैठकें चलेंगी उनमें क्या कुछ निकलकर सामने आएगा। हालांकि 5:30 बजे बहुत हद तक तस्वीर साफ होगी, प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है। धन्यवाद आपका इस पूरी जानकारी के लिए। और दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर, नॉर्थ ईस्ट में शांति प्रयास की दिशा में बड़ा कदम। केंद्र सरकार उल्फा में आज होगा शांति समझौता। गृह मंत्री की अमित शाह मौजूदगी में होंगे दस्तखत। शाम 5 बजे नॉर्थ ब्लॉक में समझौते पर हस्ताक्षर होगा। शांति समझौते पर 1 साल से कोशिश जारी थी। तो नॉर्थ ईस्ट में शांति प्रयास की दिशा में बड़ा कदम उठाया जा रहा है। केंद्र सरकार उल्फा में आज शांति समझौता होगा। गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में दस्तखत होंगे। तो ये बड़ी खबर आ रही है। असम में दशकों पुराने संघर्ष को विराम देने की कोशिश। शाम 5 बजे नॉर्थ ब्लॉक में हस्ताक्षर किए जाएंगे। शांति समझौते पर 1 साल से कोशिश जारी थी और आज इस कोशिश के साकार होने का समय है। दिल्ली से इस वक्त ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। दरअसल असम में दशकों पुराना ये संघर्ष है उल्फा का, जो कि आज विराम होता हुआ दिखेगा, क्योंकि केंद्र सरकार उल्फा में आज शांति समझौता होना है। गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में दस्तखत किए जाएंगे। शाम 5 बजे नॉर्थ ब्लॉक में समझौते पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। तो शांति समझौते पर 1 साल से ये कोशिश चल रही थी।
और वहीं कौन है उल्फा संगठन, ये आपको बता देते हैं। असम को एक स्वागत और संप्रभु राज्य बनाने का ये सपना था। असम में एक्टिव एक प्रमुख उग्रवादी संगठन है उल्फा संगठन। हालांकि बेहतरी करने की बात करता है ये संगठन। 7 अप्रैल 1979 में उल्फा का गठन हुआ था और मकसद था कि किसी भी तरह से असम को बेहतरीन बनाना, असम को एक स्वायत्त और संप्रभु राज्य बनाने का लक्ष्य रखा गया था। उल्फा शुरू से ही विध्वंसक गतिविधियों में शामिल रहा है। तो ये उल्फा संगठन से जुड़ी कुछ खास बातें। साल 1990 में केंद्र सरकार ने इस पर प्रतिबंध लगा दिया था। वहीं प्रतिबंध लगने के बाद इसके खिलाफ सैन्य अभियान भी शुरू किया गया। संघर्ष काफी चला था उस वक्त और असम में एक्टिव ये प्रमुख उग्रवादी संगठन है। लेकिन आज जिस तरह से समझौता होना है तो कहीं ना कहीं शांति बनाए रखने की एक कोशिश, लगभग 1 साल से प्रयास चल रहे थे। तो असम को एक स्वायत्त और संप्रभु राज्य बनाने का लक्ष्य रहा है उल्फा संगठन का। तो पूर्वोत्तर में शांति बनाए रखने की ये पहल सरकार उल्फा में आज समझौता होना है। शांति समझौते पर 1 साल से कोशिश जारी थी। असम में दशकों पुराने संघर्ष का अंत होता हुआ लगभग 1 साल से प्रयास चल रहे थे कि असम में शांति बनाई जाए। असम जिस तरह से असम में उल्फा संगठन एक उग्रवादी संगठन कहीं ना कहीं लोगों की शांति को भंग किए हुए था। हालांकि उद्देश्य पहले जब इस उल्फा संगठन की शुरुआत हुई थी तो ऐसा नहीं था, लेकिन कहीं ना कहीं अब उग्रवादी संगठन के रूप में जिस तरह से उभरा, विध्वंसक घटनाएं यहां पर हुई, लेकिन एक बड़ी कोशिश रही सरकार की तरफ से। साल भर ये प्रक्रिया चली और आज हस्ताक्षर होंगे। असम ने कहीं ना कहीं शांति बहाल करने की ये बड़ी कोशिश सरकार की तरफ से। तो असम में दशकों पुराने संघर्ष का अंत होता हुआ दिख रहा है। पूर्वोत्तर में शांति बनाए रखने के लिए बड़ी पहल कही जा सकती है। आज समझौते पर हस्ताक्षर किए जाएंगे और कोशिश ये है कि असम में एक बार फिर से शांति बहाल हो। तो असम में दशकों पुराने संघर्ष का अंत होता हुआ आज नॉर्थ ब्लॉक में गृह मंत्री की मौजूदगी में हस्ताक्षर होंगे। उल्फा और सरकार के बीच ये समझौता शांति समझौता है। ये लगभग 1 साल से ये प्रक्रिया चल रही थी और पूरी कोशिश थी कि किसी तरह से असम में जो अशांति फैली हुई है उसे कहीं ना कहीं शांत किया जाए और उसे भी एक ऐसा राज्य बनाया जाए जहां के लोग चैन और अमन से जी सके। और एक आज ये बड़ी कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है जिस तरह से हस्ताक्षर होंगे और उल्फा और सरकार के बीच ये हस्ताक्षर कहीं ना कहीं एक शांति समझौते पर जिस तरह से हस्ताक्षर होंगे तो एक शांति की पहल असम में होगी। ससुराल के जल से रामलला का आज अभिषेक होना है और जिस तरह से पूरी तैयारियां अयोध्या में चल रही है, समझ सकते हैं कि किस तरह से लोगों के भाव यहां पर जुड़े हुए हैं। खासतौर से जनकपुर से जिस तरह से अभिषेक के लिए जल लाया जा रहा है, ये अपने आप में बेहद खास हो जाता है। तो ससुराल के जल से रामलला का जलाभिषेक होगा। नेपाल से आज शुद्ध जल पहुंचेगा अयोध्या। प्राण प्रतिष्ठा से पहले होगा रामलला का जलाभिषेक। 22 जनवरी को होगी रामलला की प्राण प्रतिष्ठा। तो ससुराल से जल लाकर अभिषेक किया जाएगा। नेपाल से आज शुद्ध जल पहुंचेगा अयोध्या नगरी। तो बड़ी खबर इस वक्त, प्राण प्रतिष्ठा से पहले रामलला का जलाभिषेक किया जाएगा और 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होनी है। अपने आप में बेहद खास है क्योंकि जिस तरह से ससुराल के जल से रामलला का जलाभिषेक होना है, खासतौर पर काफी उत्साहित है नेपाल वासी भी, क्योंकि जनकपुर नेपाल में है। तो नेपाल से आज शुद्ध जल पहुंचेगा अयोध्या। तो जिस तरह से अयोध्या नगरी में पूरे देश में कहीं ना कहीं राम मंदिर को लेकर एक जश्न का माहौल है, तो वहीं जनकपुर से आज जिस तरह से जल आएगा तो रामलला का अभिषेक किया जाएगा। और वहीं अयोध्या में रामलला के आगमन की खुशी सब मना रहे हैं और सभी लोग इस अपने अंदाज में बयां भी कर रहे हैं। इसी को लेकर लोकगीत गायिका स्वाति मिश्रा से न्यूज इंडिया संवाददाता पूजा मोहन ने खास बातचीत की। अयोध्या पावन और राम नाम का जिक्र हो रहा है। राम नाम का जिक्र है और एक गीत जो इंस्टा पे इस समय बहुत ज़्यादा वायरल है, मैंने भी उस पर रील बनाई है, आपने भी बनाई होगी। राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगे। जितनी सुंदर
सिंगर की आवाज़ है उतना ही सुंदर नाम भी है। स्वाति मिश्रा हमारे साथ में है। राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, आपने जो बेहतरीन गाना गाया, लगातार ट्रेंड कर रहा है। सबसे पहले शुरुआत के साथ, क्योंकि राम तो आ रहे हैं अयोध्या, 2 लाइनें। जरूर। राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, दीप जला के दिवाली मैं मनाऊंगी, मेरे जन्मों के सारे पाप मिट जाएंगे, राम आएंगे, मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। तो राम आ रहे हैं, 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा भी हो रही है। अयोध्या के भी भाग जागे हैं, देश का भी भाग जागा है। देखिए, राम जी को बोलते हैं, जब उनका वर श्रृंगार हुआ तो वो बहुत सुंदर लग रहे थे, और जब इतने सुंदर लग रहे थे तो सीता जी तो मोहित थी ही थी, पूरे का पूरा जनकपुर मोहित था उनके ऊपर। अब मैं स्वाति जी पर वापस आती हूँ, आपके नाम पर वापस आती हूँ। नाम की तरह ही आपकी जो आवाज़ है उसमें भी बेहतरीन सुंदरता है। सिंगिंग का चयन कैसे आपने किया, ये भी आप तमाम दर्शकों को बताइए। सिंगिंग का चयन मेरे ख्याल से मैं बचपन से ही गाती हूँ, जो मम्मी पापा से सुना है। जब बच्चे बोलना शुरू करते हैं, आई थिंक मैंने गुनगुनाना शुरू किया था तोतली ज़बान में, तो बचपन से ही गाती हूँ। संगीत ने, मुझे लगता है संगीत ने मुझे चुना है अपने लिए, तो बचपन से ही गाती हूँ। बचपन से ही मुझे सिंगर ही बनना था। बच्चों के 1000 शौक़ होते हैं, लेकिन मेरे आज तक कोई शौक़ नहीं है कि मैं डॉक्टर, इंजीनियर, मॉडल, एयर होस्टेस, कुछ नहीं, बस मुझे सिंगर ही बनना है, बचपन से ही था। और ये सब जानते हैं, मेरे आसपास मेरे फ्रेंड्स, मेरी फैमिली, सब जानते थे कि आगे चल के संगीत में ही कुछ करेगी ये। टच वुड, भगवान की दया से मेरे 3 चैनल्स हैं और तीनों चैनल काफ़ी अच्छा चल रहे थे। छठ के टाइम पे मेरे सॉन्ग्स बहुत वायरल होते हैं। उसके बाद कहानी सुनो सॉन्ग बहुत वायरल था, कहे तो से सजना सॉन्ग बहुत वायरल था, तो बहुत सारे सॉन्ग्स वायरल थे। बट वाकई जो पहचान राम आएंगे सॉन्ग ने दिलाया है, राम आएंगे भजन ने दिलाया है, वो पहचान मुझे अभी तक किसी भी गाने से नहीं मिला था। ये पूछूंगी, देखिए रामायण तो आपने पढ़ी भी होगी, देखी भी होगी, तो राम का कौन सा व्यक्तित्व का वो पहलू जो आपको सबसे ज़्यादा पसंद आता है? राम जी के व्यक्तित्व का सबसे मेरा पसंदीदा सबसे ज़्यादा जो पहलू है वो है जो राम जी जिस तरीके से सीता जी को प्रेम करते थे, जिस तरीके से वो एक स्त्री बंधन में जिस तरीके से वो बंधे पूरी लाइफ, जिसके वजह से उनको मर्यादा पुरुषोत्तम कहा गया, तो उनका जो प्रेम भावना वाला पार्ट है वो पार्ट मुझे राम जी का बहुत पसंद है। जिस तरीके से वो सीता मैया को पूछते थे, एक तरीके से अगर कहा जाए तो उन्होंने उस सदी में ही सिखा दिया था कि लाइफ पार्टनर किसको कहते हैं। सीता जी तो उनको कहती थी मैं आपकी दासी हूँ, मैं आपके चरणों की दासी हूँ, लेकिन वो कहते थे तुम दासी नहीं, तुम मेरी साथी हो, तुम मेरी संगिनी हो, तुम मेरे कंधे से कंधा मिलाकर चलो। तो ये जो पार्ट है उस टाइम पे जो उन्होंने सिखाया था, आज भी वो चीज़ बहुत सारे लोग नहीं सीखे हैं, स्त्री को छोटा समझते हैं, लेकिन भगवान है वो, उनकी सोच उस टाइम भी वैसी थी कि सीता मैया को उन्होंने हमेशा अपनी संगिनी बोला, साथी बोला, और सीता मैया के डिसीजन का वो रिस्पेक्ट करते थे जिस तरीके से, दैट आई एडमायर। क्लासिकल सीखा है लेकिन क्लासिकल परफॉर्म नहीं करती हूँ। थोड़ा सा कुछ 2 लाइन। 2 लाइन, एक सेमी क्लासिकल सॉन्ग है, हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की, हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की, ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। बहुत सुंदर स्वाति जी, और बहुत शुक्रिया हमें समय देने के लिए। तो स्वाति मिश्रा, जितनी सुंदर आवाज़ है, इंट्रोडक्शन भी इसी से किया था, एंडिंग भी इसी के साथ कर रही हूँ, जितनी सुंदर आवाज़ है उतना ही सुंदर भाव है। राम के प्रति समर्पण सुरों में भी नज़र आता है और स्वभाव में भी नज़र आता है। स्वाति मिश्रा को सुन रहे थे आप न्यूज़ इंडिया से। कैमरा पर्सन भूषण के साथ मैं पूजा मोहन पांडे, अयोध्या। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद खबरें जारी हैं।